सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव अपना आधा सफर पूरा कर चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, 3 चरण का चुनाव बाकी है। 5वें चरण का मतदान कल होना है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त किए जाने का है। इन मुद्दों ने भाजपा के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। तो आखिर ये मुद्दे कैसे इतने महत्वपूर्ण हो गए, इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। साथियों, जब 2024 का लोकसभा चुनाव प्रारंभ हुआ था और उसकी चुनावी प्रक्रिया विधिवत शुरू हुई, तो भाजपा को पूरा विश्वास था कि उसका राम मंदिर का जो मुद्दा है वो अकेला एक मुद्दा विपक्ष के सारे मुद्दों को ध्वस्त कर देगा और उस मुद्दे के सहारे ही वह चुनाव में पूर्ण विजय प्राप्त करेगा। इसीलिए उन्होंने विपक्ष के किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी पर चिल्लाता रहा और यहाँ तक कि संविधान और आरक्षण के मुद्दे को भी उठाता रहा। बार बार कहता रहा कि लोगों को समझाने का प्रयास करता रहा विपक्ष कि संविधान खतरे में है। यदि भाजपा और उसके साथी तीसरी बार सत्ता में आ गए तो संविधान को बदल देंगे, और जब संविधान बदलेंगे तो सबसे पहले वो आरक्षण समाप्त करेंगे। ये बार बार वो कहते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष ने अर्थात एनडीए के जो लोग हैं उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री मोदी तक ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया कि उन्हें पूरा विश्वास था कि वह राम मंदिर के मुद्दे के सहारे चुनाव की वैतरणी को पार कर लेंगे। लेकिन साथियों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा और खासतौर तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, तो उस समय SC ST और OBC के लोगों में ये बात उनके दिल में धीरे धीरे गहरी बैठने लगी कि संविधान खतरे में है, और यदि भाजपा और उनके साथी तीसरी बार सत्ता में आ गए तो वह निश्चित रूप से संविधान को बदल देंगे, क्योंकि उनके तमाम लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। भाजपा के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं। और संविधान बदलेगा तो सबसे पहले वो आरक्षण को समाप्त करेंगे, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके SC ST OBC की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दी है, वह आरक्षण व्यवस्था भाजपा और RSS के नेताओं के हृदय में प्रारंभ से ही सूल की तरह चुभती रही है। इसलिए यदि संविधान बदला तो आरक्षण व्यवस्था तो निश्चित रूप से समाप्त होगी। ये बात SC ST OBC के दिलों में गहरी बैठ गई, और इसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा के छोटे बड़े तमाम नेताओं को दूसरे मुद्दे छोड़कर आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्हें कहना पड़ा कि हम संविधान के समर्थक हैं, हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं और SC ST OBC के आरक्षण का भी हम पूरा सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये तक कहा एक सभा में कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर भी उतर कर फिर से जमीन पर आ जाएं तो भी वो भी आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकते। कई सभाओं में मोदी ने ये भी कहा कि जब तक उनके वो जिंदा हैं, उनके शरीर में खून है, वह SC ST OBC के आरक्षण को आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन ये सारे सफाई के प्रयास, मोदी के तमाम वादे, ये सब फेल हो गए, क्योंकि जो SC ST OBC का जो वंचित वर्ग है उनके दिल में ये पूरी तरीके से ये बात गहरी बैठ चुकी थी कि भाजपा को रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये संविधान बदलने के लिए ही 400 का नारा बार बार दे रहे हैं कि इस बार 400 के पार, क्योंकि उनके जो नेता, तमाम सांसद लोग ये कह रहे हैं कि हमें 400 इसलिए चाहिए ताकि हमें 2/3 बहुमत मिल जाए और हम 2/3 बहुमत मिलने के बाद संविधान को बदल सकें। और इसीलिए चौथे चरण के मतदान में SC ST OBC के एक बड़े वर्ग ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर ही इंडिया गठबंधन को अपना वोट दिया, भाजपा के खिलाफ वोट दिया। आज लगातार वो इस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई काम नहीं आ रही। उनकी बौखलाहट उनके प्रवक्ताओं की बातों में स्पष्ट नजर आती है, जब वो खासतौर पे टीवी डिबेट में भाग लेते हैं, तो जो उनके कुतर्क होते हैं और जिस प्रकार से वो लड़ बैठते हैं, इससे समझ में आता है कि ये मुद्दा कितना भारी बन चुका है और भाजपा के गले की फांस बन चुका है।
उनके एक नेता हैं जफर इस्लाम, उनको एक डिबेट में मैंने भाग लेते हुए देखा। उसमें जो एंकर गरिमा थी, उन पर वो भड़क उठे और बोले कि कैसे बेतुके मुद्दे पर आपने डिबेट रखी है, कैसी बेतुकी बातें आप कर रही हैं, बेतुके प्रश्न आप लोगों से पूछ रही हैं, ये कोई मुद्दा है? तो जब उनसे कहा गया ये मुद्दा, वो बोले कि ये तो विपक्ष द्वारा फैलाया हुआ झूठी अफवाह है। और जब उनको कहा गया झूठी अफवाह नहीं, आपके ही तमाम लोग हैं, जो तमाम सांसद है, उन लोगों ने ये बात को कहा है, तो बोले कि तो क्या हो गया, सांसद की हैसियत क्या होती है? मैं भी सांसद रहा हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के सामने। प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े नेता हैं, जब वो एक बार कह चुके हैं कि SC ST OBC के आरक्षण को कुछ नहीं होगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो आप क्यों इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं, डिबेट कर रही हैं टीवी पर? क्योंकि इससे तो जनता और गुमराह होगी। खैर, उनके इस झगड़े से इतना तो साबित हो गया कि ये मुद्दा अब भाजपा के लिए बहुत गंभीर हो गया। राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत पीछे छूट गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आप देख लीजिए पिछले 10 साल में क्या हमारी सरकार ने कोई भी ऐसा भी एक भी काम किया है जो आरक्षण को समाप्त करता हो, उसे कमजोर करता हो, या हमने ऐसा कोई काम किया है जो संविधान के खिलाफ हो? फिर आप ऐसे मुद्दे क्यों उठा रही हैं? तो साथियों, इन जो इस तरह के जो भाजपा के प्रचारक हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, वो इस मुद्दे पर अपनी सफाई दे रहे हैं और तरह तरह के कुतर्क कर रहे हैं। उन कुतर्कों का जवाब देने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये मुद्दा उठा क्यों और प्रमुख मुद्दा कैसे बना। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तो कभी संविधान बदलने या आरक्षण समाप्त करने की कोई बात कही नहीं, तो आखिर ये मुद्दा कैसे बना? ये मुद्दा साथियों इसलिए बड़ा मुद्दा बना क्योंकि भाजपा के तमाम सांसद और मंत्री इस मुद्दे पर समय समय पर अपनी बात कहते रहे हैं, और वो कहते रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। भाजपा के कर्नाटक के सांसद अनंत हेगड़े, वह प्रधानमंत्री का जो पहला कार्यकाल था 14 से 19 तक का, उसमें केंद्रीय मंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम तो सत्ता में संविधान बदलने के लिए आए हैं, और अभी भी दूसरे कार्यकाल में भी वो सांसद हैं, उन्होंने सांसद के हैसियत से इस बात को दोहराया है। उनकी राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात करी है। राजस्थान के नागौर जिले की विधायक हैं ज्योति मिर्धा, उन्होंने भी यही बात कही है। मेरठ के लोकसभा के उम्मीदवार जो इस समय चुनाव लड़े हैं अरुण गोविल, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात कही है। इसी प्रकार अयोध्या के जो भाजपा सांसद हैं और इस समय भी चुनाव लड़ रहे हैं ललन सिंह, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात कही है। यहां तक कि मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो कि बहुत प्रधानमंत्री के एकदम नजदीक रहते हैं, तो उनको विभिन्न विषयों पर अक्सर आर्थिक नीतियों पर उनसे चर्चा करते रहते हैं, जो अध्यक्ष हैं विवेक ओबेरॉय, उन्होंने भी संविधान बदलने की बात कही है। तो ये लोग कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई छोटे मोटे अरे गरे आदमी नहीं है कि कह दिया जाए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार सफाई दे दी है तो सफाई को मान लेना चाहिए। ये बड़ी हस्तियां हैं, कोई केंद्रीय मंत्री रहा है तो कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। दूसरी बात, यदि प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन इन लोगों को प्राप्त नहीं था, वो इनकी बातों से सहमत नहीं थे, तो जब इन लोगों ने ये बयान दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनसे स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा गया? उनसे संविधान के विरुद्ध बोलने के लिए उनको दंडित क्यों नहीं किया गया? चूंकि ऐसा कुछ नहीं किया गया, उससे भी ये स्पष्ट है कि शीर्ष नेतृत्व का मूक समर्थन इन लोगों को प्राप्त था। कहीं न कहीं उनकी गुप्त मीटिंगों में इन मुद्दों पर चर्चा होती रही है, और ये उनके गुप्त एजेंडे में शामिल था कि यदि तीसरी बार सत्ता मिली तो हम संविधान बदलेंगे और आरक्षण को समाप्त करेंगे। शायद जनता का रुख भांपने के लिए इन नेताओं को आगे किया गया होगा कि यदि जनता इन मुद्दों पर इनके विचारों को बहुत गंभीरता से विरोध में लेती है और अपना गुस्सा प्रकट करती है तो हम पीछे हट जाएंगे, वरना हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन
जनता की प्रतिक्रिया तो आई, लेकिन चुनाव के समय आई। और जो ये कहा जा रहा है, जैसा कि जफर इस्लाम ने भी कहा और बहुत सारे इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब कैसी बात उठाई जा रही है। ये आप पिछले 10 साल का कार्यकाल देख लीजिए भाजपा का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कार्यकाल रहा है, एक भी कार्य ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने आरक्षण के विरुद्ध किया हो या संविधान के विरुद्ध किया हो। तो जहां तक संविधान को के विरुद्ध का कार्य करने का प्रश्न है, तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी या सबसे बड़ा मूल्य भारतीय संविधान का है, क्या उस पर पहरा नहीं बैठाया गया? जो भाजपा से सहमत नहीं उसको देशद्रोही बोला गया। तमाम पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जो भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है, उनको जेल में डाल दिया गया। साल 1.5 साल जेल में पड़े रहे, उनकी जमानत का विरोध किया गया। तो क्या ये संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं है? भाजपा विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों, खासतौर से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, जबकि उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गई, उन पे अभी कोई उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे विपक्ष के ऐसे नेता जिन पर भाजपा ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो उनको माफ कर दिया गया। तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? संविधान ने 16(4) अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था करी है, और कई बार ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, इंदिरा साहनी जजमेंट में 9 जजों के बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने बिना किसी मांग के 10% आरक्षण गरीब सवर्णों के लिए दे दिया। तो क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? अब उसमें कोई अगर कहे कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के बेंच ने उसको ओके किया है, तो क्या हो गया? उसके खिलाफ भी तो अपील पड़ी हुई है, मामला लंबित है कोर्ट में। तो 9 जजों का की जो बेंच इंदिरा साहनी जजमेंट में थी, उनका जो फैसला था, क्या वो फैसला कोई माने नहीं रखता? तो संविधान का अपमान तो आप करते रहे हैं। और जहां तक वंचित समाज के अधिकारों का प्रश्न है, तो वंचित समाज खासतौर SC/ST के पे जो अत्याचार हैं, उनको रोकने के लिए SC/ST एक्ट इसी पार्लियामेंट ने बनाया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट करने का प्रयास किया 2018 में, तो 20 मार्च को उनका आदेश आया था कि इस एक्ट के तहत बिना किसी जांच के, जब तक CO के लेवल के, डिप्टी SP के लेवल के अधिकारी से जांच नहीं होती, कोई गिरफ्तार नहीं होगा। पूरे 12 दिनों तक सरकार सोती रही। उन्होंने ना तो बड़ी बेंच में कोई अपील इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करी, न ही पार्लियामेंट में कोई चर्चा इसके लिए बुलाई। और जब 2 अप्रैल 2018 के दिन वंचित समाज के लोग देश बंद का आह्वान करके, भारत बंद का आह्वान करके सड़क पर उतरे, वो भी बिना किसी नेतृत्व के, सोशल मीडिया में ही आपस में बात करके कि हमें 2 अप्रैल को अपना रोष प्रकट करना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध, और वो सड़क पर उतरे। और उस समय आरक्षण विरोधियों से उनकी झड़पें हुई, हिंसा हुई, जिसमें से 11 लोग वंचित समाज के जो आरक्षण के समर्थन में अपनी मांग कर रहे थे, मांग उठा रहे थे, उनकी जानें चली गई, जिसमें से 11 में से 7 लोग केवल मध्य प्रदेश से थे। तब जाके सरकार को चेतना आई, वह होश में आई। उन्हें लगा कि अगर अब भी हम सोते रहे तो ये हमारे एक मतदाता का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिनके कंधों पर हम चलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो हमारे पास से चला जाएगा। तब उन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाकर SC/ST एक्ट का पुराना स्वरूप बहाल किया। अभी देखिए 16 पॉइंट रोस्टर सिस्टम इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू किया, जिससे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो आरक्षण था वो एक तरीके से 0 हो गया। वो 16 पॉइंट रोस्टर सिस्टम ऐसा है ही
कि उसमें वैकेंसी जो उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को ना लेके, पूरे कॉलेज को ना लेकर एक जो उनका जो हर डिपार्टमेंट होता है, जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इस तरीके के डिपार्टमेंट को लेकर उन्होंने जो वैकेंसी की गणना शुरू करी और उसको एक डिपार्टमेंट को यूनिट मानकर 16 पॉइंट रोस्टर सिस्टम भर्ती शुरू करी। उसमें आरक्षण का लाभ SC ST OBC को मिलना ही बंद हो गया। उसके खिलाफ भी आंदोलन हुआ, तब जाके वो उन्होंने 16 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को वापस लिया। केंद्रीय यूनिवर्सिटी में OBC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया। वो तो आज भी समाप्त है, उसको तो अभी भी बहाल नहीं किया गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्य पिछले 10 सालों में हुए हैं, जिसके वजह से ये जो जब विपक्ष ने इस चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाया और उनके नेताओं के तमाम बयान गिनाए, तो समाज को, वंचित समाज को ये समझ में आने लगा कि यदि हम अब भी सोते रहे, अब भी नहीं जागे और ये तीसरी बार सत्ता में आ गए तो ये संविधान को बदल देंगे, और संविधान बदलेंगे तो सबसे पहला कार्य इनका आरक्षण को समाप्त करने का होगा। और RSS तो पहले से ही आरक्षण की विरोधी रही है, संविधान की विरोधी रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत 2015 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने खुद ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं, उनकी पर्सनल वेबसाइट पर आरक्षण पर एक बहुत ही जहरीला आर्टिकल उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, जिसको कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने, जिसका अभी 2 दिन पहले जनता को बताया है, अपने ट्विटर हैंडल पर उसको डाला है। और उसमें आरक्षण को यह बताया गया कि इससे निकम्मे पैदा होते हैं। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे भाजपा हो या भाजपा का मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, इन लोगों के दिल में ना तो संविधान के प्रति कोई प्यार मोहब्बत है, क्योंकि RSS का तो जो मुखपत्र ऑब्जर्वर है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इनका जो मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उसमें संविधान के खिलाफ ये लिखा गया था कि ये तो अछूत ने लिखा है, इसको हम कैसे मान सकते हैं। खैर ये पुरानी बात हो गई, लेकिन उससे ये समझ में आता है कि उनके दिल में ना तो संविधान के प्रति प्रेम है, ना ही आरक्षण के प्रति प्रेम है। पुरानी बात भले ही हो गई हो, ऑब्जर्वर का जो लेख का मैंने अभी बताया, लेकिन ये संविधान और आरक्षण के विरुद्ध उनकी मानसिकता आज भी वैसी बनी हुई है, क्योंकि इसी मानसिकता के तहत उन्होंने 1997 में जब राजस्थान विधानसभा में उनकी पहली बार उन्हें बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में, तो उन्होंने वहां पर उच्च न्यायालय में के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगाई। ये और उसके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है उस मूर्ति को हटाने के लिए, लेकिन सरकार ने कभी कुछ नहीं किया है, वो मामला ऐसे ही लंबित है। खैर ये सारी चीजें बताने का मकसद मेरा इतना है कि चाहे RSS हो चाहे भाजपा, क्योंकि भाजपा सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम RSS है। जो कहा जाए कि सब प्रधानमंत्री सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता वो नहीं है, मुख्य जो है RSS है। और तो फिर भी चाहे भाजपा के नेता हो चाहे उनके मातृ संगठन RSS के हों, सबके दिल में ना तो संविधान के प्रति कोई सम्मान है और आरक्षण तो उनको बिल्कुल भी उनको फूटी आंख नहीं सुहाता है। तो उन्हें जब भी मौका मिलेगा निश्चित रूप से जो विपक्ष कह रहा उसी बात पर चलेंगे, संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे। इसलिए साथियों, आधा चुनाव समाप्त हो चुका है, आधे से ज्यादा चुनाव समाप्त हो चुका है, 3 चरण का चुनाव बाकी है। आप लोगों से अनुरोध है कि जो ये आरक्षण का मुद्दा और संविधान का मुद्दा जो उठा है, प्रमुख मुद्दा बना है, उसे आप बात ना समझें। अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अगर सुधारना है और संविधान को बचाए रखना है, आरक्षण व्यवस्था को बचाए रखना है, तो आप अपना मत भाजपा के विरोध में करिए और बचे हुए चरणों में उनको पूरी तरीके से सत्ता से हटाइए, ताकि हमारा संविधान बचा रहे, इस देश में धर्मनिरपेक्षता बची रहे, इस देश का जो गंगा जमुनी तहजीब का वातावरण वो बचा रहे, और जो SC ST OBC का जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया है, जो हमारी हिस्सेदारी को विभिन्न जगहों पर सुनिश्चित करने के लिए, वह
आरक्षण व्यवस्था भी बची रहे। इसी बात के साथ आज आप सभी को फिर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे विचार सुने। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे विचारों पर अवश्य, मेरी बातों पर अवश्य गौर फरमाएंगे और अपना कीमती वोट भाजपा के विरुद्ध अगले चरणों में देंगे।